गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू क्वांटिफायर्स। आज का जो हमारा पैसेज है ये कहीं ना कहीं पेलियो एंथ्रोपोलॉजी के फील्ड से रिलेटेड है, जहाँ पे हम कहीं ना कहीं बात करेंगे एक्सकवेशन की, समथिंग दैट हैज़ बीन पिक्ड आउट फ्रॉम अ पर्टिकुलर प्लेस, हाउ द पेलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैव बेसिकली टेकन आउट द स्कल, स्टडीड दैट। इसमें बहुत सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है एंड कहीं ना कहीं बहुत टेक्निकल जार्गन का इस्तेमाल किया गया है, राइट ना। एज ऑलवेज पहले हम पूरे पैसेज को डिसाइफर करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि ऑथर का सेंट्रल आइडिया क्या है, एंड उसके बाद वील गेट डाउन टू अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस। लेट अस बिगिन विद द पैसेज। नाउ whenever we are reading a particular passage, any passage, there are two things that we must understand as a reader. First, what is the subject of the passage? पूरा passage बात किस चीज़ के बारे में कर रहा है, right? Once we understand the subject, उसके बाद हमने ये बात करना है कि what is the major matter revolving around the primary subject of the passage, यानी कि जिसके ऊपर passage बनाया गया है उसके कौन से एस्पेक्ट्स, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स को पूरे पैसेज में जो है डिस्कस किया है। अगर हम इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स को मेंटली रिजॉल्व कर लेते हैं सो पैसेज की कॉम्प्रिहेंशन में कभी भी एज अ रीडर हमें प्रॉब्लम नहीं होती है। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट इन दिस पर्टिकुलर पैसेज। Madeleine Bohm, a researcher at University of Tübingen in Germany, unearthed the partial skeleton of an ancient ape at Hammerschmidt-Klepit in Bavaria. She knew she was looking at something special. Now we know कि यहाँ पे हम किसी ना किसी एक skeleton के बारे में बात कर रहे हैं, right? So इस चीज़ को पहले we need to understand कि we are talking about the partial skeleton of an ancient ape जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, right? Compared to fragments, an intact partial skeleton can tell paleoanthropologists about a creature's body proportions, how its anatomy might have functioned. तो अब ये पेलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या करते हैं आपके, इनका काम होता है कोई भी आपके जो हिस्टोरिकल फॉर्म्स होते हैं फॉसिलाइज्ड, उनकी पढ़ाई करना ताकि आपको उन लाइफ फॉर्म्स के बारे में, उनके सिविलाइजेशंस के बारे में बहुत कुछ पता चले। A relative newcomer to the field and a paleoclimatologist by trade, Bohm enlisted Pagan's expertise in analyzing the fossil ape. So basically in this first paragraph we are talking about some ape that had been found, उसका fossil मिला, and उसके बाद जो है उस fossil के ऊपर जो है कहीं ना कहीं उसकी analysis and उसकी पढ़ाई जो है वो शुरू हुई। So we know कि हम बात किसकी कर रहे हैं, who is the subject of the passage? The subject कहीं ना कहीं is we are talking about the fossil. Bohm and colleagues determined that the bones they found came from a Dryopithecine ape, an extinct ancestor of humans and great apes that once lived in Miocene epoch. Epoch is the age, era के बारे में जब हम बात करते हैं। The fossils are approximately 11.6 million years old and came from at least 4 individual apes, including one partial skeleton. अब यहाँ पे हमारे को क्रोनोलॉजी दी गई है, डेट्स दिए गए हैं, ये जो डेटा दे रखा है 11.6 मिलियन ईयर्स ओल्ड, मुझे ये सारे को रिटेन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ इसकी दूसरी इन्फॉर्मेशन जो इम्पॉर्टेंट थी वो ये थी दैट इट केम फ्रॉम एटलीस्ट 4 इंडिविजुअल एप्स इंक्लूडिंग वन पार्शियल स्केलेटन। द टीम डिस्क्राइब द न्यू फाउंड एंसेस्टर नेम्ड Danuvius gagamus in a study published in Nature. अब उसके बाद हम आगे किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट डी गागमॉस वॉज लाइकली अ स्मॉल प्राइमेट। अब आगे हम उस फॉसिल के हिसाब से जिस एप की हमने स्टडी की और जो डिसाइफर किया, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट इट वॉज अ स्मॉल प्राइमेट अबाउट द साइज ऑफ अ बबून। अब बबून क्या होता है, इट इज़ लाइक अ मंकी, उसी कैटेगरी का होता है, विद लॉन्ग आर्म्स लाइक अ बोनोबो. The creature had flexible elbows and strong hands capable of grasping, which suggests that it could have swung from tree to tree like a modern ape. So these are the characteristics. Now from here we are talking about the characteristics of the particular thing जिसको unfold किया है, जिसके ऊपर पढ़ाई की जा रही है. Nevertheless, the similarities with known apes stop here. The animal's lower limbs have much more in common with human anatomy. With extended hips and knees, D. gagamus was capable of standing with a straighter posture than that of living African apes, and its knees and ankles were adapted to bear weight.
सो इस पूरे पैराग्राफ में अगर मुझे एक एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं रिटेन हो रही है तो प्राइमरी इसमें कंक्लूजन क्या है इस पर्टिकुलर पैराग्राफ का, कि इसका जो है काफ़ी कॉमनैलिटी थी विद ह्यूमन एनाटॉमी. दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर बबून और दिस पर्टिकुलर एप, इट शेयर्ड अ लॉट ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स विद द मॉडर्न डे जो हम आपके एप के बारे में बात करते हैं. The animal's locomotion, that is movement, would have therefore shared similarities with both human and ape movement, and Dicygomos may have been able to navigate the forest by swinging from tree limbs and walking on two legs. तो यानी कि it could swing also, it was bipedal also, and that is how this particular ape must have navigated through the forest. So इस पैराग्राफ में वी हैव बीन टोल्ड अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स. सो पहले हमने अनअर्थ किया एक पर्टिकुलर पार्शियल स्केलेटन ऑफ एन एंशिएंट एप. उसके बाद हमने पढ़ा कि वो कहाँ से निकला होगा, कितने साल पुराना होगा. उसके बाद हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर रहे हैं. सो बेसिकली पैसेज रिवॉल्व किसके आसपास कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रेट एप दैट हैज़ बीन अनअर्थ. No one had previously heard of this hybrid form of locomotion. What is the hybrid form? It could swing also and it could walk on two legs, which Bohm and colleagues dubbed extended limb clambering. Begans says before this discovery, scientists in the field use models of motion employed by living quadruped primates, जो अपने चार पैरों पे चलते थे, primates, to inform how early ancestors may have moved. Quadra means four. Here we have something that does not exist today. It is new and different, and you could not imagine it. It would have been silly even to suggest it unless you found fossils that told you that there was an animal like this, जो कि एक quadruped आपका primate था, right? अभी अगर हमारे को उसका कोई एक remnant नहीं मिला तो हम उस चीज़ को कभी भी नहीं बिलीव करेंगे कि उस टाइप का वो कोई एक quadruped था. Unlike great suspensory apes that favored their forelimbs and bipedal hominins, which prefer their hind limbs, the anatomy of Dicygomos indicates that the ancient primate used both sets of limbs equally. अब इसमें आपको क्या बोला है कि अगर हम bipedal हैं या अगर फोर लिम्स एंड पीछे वाले लिम्स की भी बात है तो जो हमारे हाइंड लिम्स होते हैं, जो भी आपके एप्स हैं, दे प्रेफर टू वॉक ऑन देयर बैक लेग्स, राइट. बट ये पर्टिकुलर जो इन्होंने अनअर्थ किया है इसके बारे में एक बहुत डिफरेंट चीज़ क्या बोल रहे हैं कि इसने अपने बोथ सेट्स ऑफ लिम्स को इक्वली इस्तेमाल किया. वो कई बारी बाईपेडल भी होता था, वो कई बारी ऑन फोर्स भी जो है ऑल फोर्स भी चलता था. The curvature of big toe suggests that this animal could have been able to walk flat-footed on branches using its longest toe to grasp and balance. इसका big toe जो है उसका प्राइमरी काम क्या था? ब्रांचेस के साथ इसके बॉडी का एक बैलेंस बना के रखना. It could clamp onto the branches. One last common ancestor with great apes does not look like a chimp, that is a chimpanzee, or any great living ape. He may have looked like Danuvius, Bohm says. अब क्या उसने डिस्क्रिप्शन दिया है? Dicygomos puts bipedality on the evolutionary timeline far earlier than scientists previously expected. साइंटिस्ट ने जो भी डेट दी थी कि जो एप बाईपीडल था, ये उससे भी काफ़ी पहले टाइम से जो है बाईपीडालिटी में एग्जिस्ट कर रहा था, यानी कि सिर्फ दो टांगों पे, दो लातों पे, ऑन द हाइंड लेग्स दे वर मूविंग. जेरेमी डिसेल्वा, a paleoanthropologist who reviewed the study for Nature, says that while this discovery sheds some light on how hominids began to walk on 2 feet, it also raises new questions about the evolution of locomotion, that is movement. Rather than humans evolving to become bipedal after splitting from a quadruped ancestor, the great apes must have evolved from a creature with bipedal capabilities. अब rather word दे रखा है, यहाँ पे हम एक contradiction लेके आ रहे हैं या एक comparison कर रहे हैं कि ह्यूमंस इवॉल्व हुए थे बाईपीडल बनने के लिए, कि पहले दे यूज्ड टू वॉक ऑन देयर फोर्स एंड देन दे बिकेम बाईपीडल. लेकिन ग्रेट एप्स की प्रोबेबिलिटी क्या है एवोल्यूशन की? दैट दे मस्ट हैव इवॉल्व फ्रॉम अ क्रीचर विद बाईपीडल कैपेबिलिटीज, यानी कि इनके जो एंसेस्टर्स थे वो शुरुआत से ही बाईपीडल थे, जिसकी वजह से जो है ग्रेट एप्स आपके बाईपीडालिटी मॉडल में आगे इवॉल्व करे हैं. सो बेसिकली द होल ऑफ द पैसेज, जैसे मैंने आपको बिगिनिंग में बताया था, सब्जेक्ट क्या था? सब्जेक्ट वॉज प्रॉबली जो इन्होंने अनअर्थ किया था एक पर्टिकुलर फॉसिल, उसके बाद इन्होंने उस फॉसिल की जो है एज को पता लगाया, उसके ऊपर स्टडी करके उसको एक पर्टिकुलर नेम दिया,
नेम देने के बाद जो है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बताए, एंड वो इतना डिस्टिंक्ट क्यों है सबसे वो बताया। सो बेसिकली ये हमारा क्रोनोलॉजी है, ये हमारे इवेंट्स हैं जिसको अगर हम फिजिकली मैप करें तो हमारे को समझ में आएगा कि दिस इज़ द प्रोग्रेशन ऑफ थॉट ऑफ द ऑथर। अब क्योंकि ये एक फैक्चुअल पैसेज है, इसमें प्रोग्रेशन ऑफ थॉट करना जो है वो काफ़ी रीजनेबल है एंड काफ़ी ईजी हो जाता है करना। क्यों ईजी हो जाता है? क्योंकि इसमें हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते फैक्ट्स एंड फिगर्स को व्हाट्सएवर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चंस दैट आर रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर पैसेज। पहला बोलता है द फॉसिल्स ऑफ डेनुवियस गुगिमास इनवैलिडेट्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। अब इनवैलिडेट कर रहा है सबको एक्सेप्ट, तो इसका मतलब 3 को वो रिजेक्ट करेगा, 1 को वो एक्सेप्ट करेगा। वो किसको एक्सेप्ट कर रहा है? वी हैव टू फिगर दैट पर्टिकुलर आंसर आउट। द अर्लीस्ट डायरेक्ट एंसेस्टर्स टू ह्यूमंस इवॉल्व फ्रॉम क्वाड्रूपेड टेरेस्ट्रियल एप्स। अब इसको वो एक्सेप्ट कर रहा है या रिजेक्ट कर रहा है? क्वेश्चन स्टेम को फिर से पढ़िए। द फॉसिल्स ऑफ डेनुबियस इनवैलिडेट्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो यानी कि 3 को इनवैलिडेट करेगा, 1 को एक्सेप्ट करेगा। The earliest direct ancestors to humans evolved from quadruped terrestrial apes. Quadrupeds बोला है लेकिन terrestrial थे नहीं थे, इसका कोई मेंशन नहीं किया गया है। It remains unclear whether bipedalism arose in earth living or tree living ancestors. क्या हमें इस चीज़ की एक क्लैरिटी मिली है? हमारे को पूरे पैसेज में ये बोला है कि ये पर्टिकुलर जो है आपका फॉसिल को अनअर्थ करके इस प्राइमेट के बारे में जब पढ़ाई की गई है तो इस प्राइमेट की कहीं ना कहीं सिमिलैरिटीज विद नॉन एप्स तो हमें पता है, राइट? उसके बाद इन्होंने हमारे को क्या बोला है? इसके एक्सटेंडेड हिप्स एंड नीज हैं, कहीं ना कहीं इसकी लोकोमोशन जो है वो शेयर्ड सिमिलैरिटीज करती है विद बोथ ह्यूमन एंड एप मूवमेंट, एंड सरप्राइजिंगली ये स्विंगिंग भी कर सकता है एंड इट कैन वॉक ऑन 2 legs ऑल्सो, राइट? इसके बारे में ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बताए हैं। एंड देन वी आर टॉकिंग अबाउट हियर वी हैव समथिंग दैट डज नॉट एग्जिस्ट टुडे। इट इज न्यू एंड डिफरेंट एंड यू कुड नॉट इमेजिन इट। इट वुड हैव बीन सिली इवन टू सजेस्ट इट अनलेस यू फाउंड फॉसिल्स that told you that there was an animal like this. So basically here we are talking about the hybrid form of locomotion जो इस particular जो आपका प्राइमेट है उसकी स्टडी करने के बाद हमें पता चला है। So it remains unclear whether bipedalism arose in earth living or tree living ancestors. Last paragraph में हमारे को क्या बोला है? We are raising some sort of new questions about the evolution of locomotion. हम अज्यूम कर सकते हैं कि जब आप बात करते हो ह्यूमंस के बारे में, आप बात करते जो इसने लास्ट पैराग्राफ में आपको दिया, नॉट ह्यूमंस रादर ही इज टॉकिंग अबाउट द होमिनिड्स के बारे में बात किया, एंड देन ही रेजेस क्वेश्चंस कि ह्यूमंस हो सकता है दे मे हैव इवॉल्व फ्रॉम क्वाड्रूपेड्स दैट इज वॉकिंग इन ऑल फोर्स टू बाइपीडल, बट ग्रेट एप्स का हमें एवोल्यूशन जो है लग रहा है कि इनकी शुरुआत से ही बाइपीडल कैपेबिलिटीज थी, बट कोई क्लैरिटी नहीं है। सो ऑप्शन नंबर 2 को वो वैलिडेट कर रहा है। ह्यूमंस एंसेस्टर्स बिगेन स्टैंडिंग अप अपराइट मिलियंस ऑफ ईयर्स लेटर देन प्रीवियसली थॉट। ऐसी कोई भी बात उसने नहीं बोली है कि वो अपराइट जो है दे वर स्टैंडिंग एंड ये बहुत पहले हो चुका था। उसने बाइपीडलिज्म के बारे में ये बात बोली है, एंड नॉट ह्यूमन एंसेस्टर्स बिगेन टू स्टैंड अपराइट। इफ वी लुक एट क्वेश्चन नंबर 2, शी न्यू शी वॉज लुकिंग एट समथिंग स्पेशल। Which of the following was not special about the bones? अब बोन्स के बारे में हमारे को पूरी डिस्क्रिप्शन दे रखी है। वी हैव बीन टोल्ड समथिंग अबाउट कि बोन्स जो है हमारी कितनी पुरानी थी, है ना? वी ऑल्सो बीन टोल्ड अबाउट द फैक्ट कि जो बोन्स है उनकी ये क्वालिटी ये थी कि वो कहीं ना कहीं जो है, क्योंकि नीज एंड एंकल्स का मेंशन किया गया है वेयर दे हैड दी कैपेसिटी और द एबिलिटी टू बेयर वेट लाइक द ह्यूमंस, तो उसके बारे में भी मेंशन किया है। सो लेट अस लुक एट द फैक्ट कि she knew at some, she was looking at something special. बोन्स के रिगार्ड में क्या बोला है? The bones were the oldest example of an upright ape. Oldest क्यों है? क्योंकि ये एक extinct ancestor है of humans and great apes. उसका भी extinct ancestor है. And we've also been told about the fact कि ये कहीं ना कहीं जो है upright था. Upright कहाँ पे था? क्योंकि इसका posture जो है वो काफ़ी हद तक स्ट्रेटर था इन कंपैरिजन टू दी लिविंग एप्स, लिविंग अफ्रीकन एप्स।
तो ये तो दे रखा है हमारे को, है ना। द बोन्स हैड अ स्ट्राइकिंग रिजेंबलेंस टू ह्यूमन बोन्स, उसके बारे में भी मेंशन किया है। कहाँ पे बता रखा है कि उसके नीज एंड एंकल्स जो है दे वर अडेप्टेड टू बेयर वेट, जिस तरह के ह्यूमंस का है। द बोन्स बिलोंग टू अ प्रीवियसली अननोन स्पीशीज। प्रीवियसली अननोन क्यों है? क्योंकि हमारे को इस चीज़ के बारे में बोला है कि इसकी एनाटमी तो हमें थोड़ी बहुत समझ में आ रही है, थोड़ा प्रोपोर्शन भी है, क्योंकि पूरे को आपने अनअर्थ किया है। दूसरी बात, ये कहीं ना कहीं बबून जैसा है। इट्स आर्म्स आर लाइक दैट ऑफ अ बोनोबो, इट हैज सम सॉर्ट ऑफ फ्लेक्सिबल एल्बोज। कहीं ना कहीं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दे मैच विद द ग्रेट मॉडर्न एप, बट कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं विच आर फंडामेंटली वेरी डिस्टिंक्ट फ्रॉम द लिविंग अफ्रीकन एप्स। सो येस, इट वॉज समथिंग दैट वॉज अननोन. They de-linked the evolution of humans and the great apes. This is something that is not special about the bones. So the correct answer for question number 2 is going to be option number 4. Coming to question number 3. Which of the following best describes the locomotion that the researchers dubbed as extended limb clambering? अब extended limb clambering का जो mention है वो कहीं ना कहीं हमारे को यहाँ पे बता रखा है, इसके बाद वाले उसमें बता रखा है ये जो एनिमल है इसका लोकोमोशन would have therefore shared similarities with both human and ape movement, and D. gugemous may have been able to navigate the forest by swinging from tree to tree and from tree limbs and walking on two legs. No one has previously heard of this hybrid form of locomotion, which Baum and colleagues dubbed extended limb clambering. Begans says, before this discovery, scientists in the field used models of motion employed by living quadruped primates to inform how our early ancestors may have moved. How they may have moved के बारे में जो है हम लोगों को इस चीज़ के बारे में बताया गया है। अब ये कैसे डिस्क्राइब करते हैं? Which of the following best describes the locomotion that researchers dubbed as extended limb clambering? A बोलता है, are they talking about the way how the humans they walked upright? They are not talking about कि हाउ इन विच ह्यूमन्स वर्क अपराइट. हम बात किस चीज़ की कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट द फैक्ट कि किस तरह से जो इनकी वॉक है, इनका जो हाइब्रिड फॉर्म ऑफ लोकोमोशन है, कहाँ से हम लोगों को इस चीज़ के बारे में पता चलता है कि ये हाइब्रिड फॉर्म ऑफ लोकोमोशन जो है दिस इज़ समथिंग जो कि बिफोर द डिस्कवरी के ह्यूमन्स आपके या अर्ली एंसेस्टर्स आपके कैसे चलते थे उसके एकदम कॉन्ट्रास्ट में इस चीज़ के बारे में बात किया है. Then we are talking about the walk of quadruped apes. The walk of quadruped apes के बारे में उसके मेंशन में हमारे को इस चीज़ का extended limb clambering का रिगार्ड नहीं दिया है. Upright walking evolved in apes walking on the ground. अब ये कहीं ना कहीं जो है इसका मेंशन किया है बट extended limb clambering के बारे में नहीं मेंशन किया है. limb clambering का किस में दे रखा है? It is going to be option number 4. Now why it is going to be option number 4? क्योंकि लिम क्लैम्बरिंग का मेंशन दे रखा है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ द साइंटिस्ट आर यूजिंग वेरियस मॉडल्स ऑफ मोशन दैट हैव बीन एम्प्लॉयड बाय लिविंग क्वाड्रुपेड्स प्राइमेट्स एंड किस तरह से दैट शोज दैट हाउ अर्ली एंसेस्टर्स मे हैव मूव्ड. सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4. हियर वी हैव समथिंग दैट डज नॉट एग्जिस्ट टुडे. व्हाट डज बिगन इम्प्लाई बाय दिस स्टेटमेंट? अब यहाँ पे हम किस चीज़ के बारे में बोल रहे हैं? हियर वी हैव समथिंग दैट डज नॉट एग्जिस्ट टुडे. डज नॉट एग्जिस्ट टुडे के बारे में क्या बोला है? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर मॉडल ऑफ मोशन, जहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि ये फॉर्म ऑफ प्राइमेट जो है एक काफ़ी हाइब्रिड वे ऑफ लोकोमोशन पे चलता था. इट वॉज बाईपीडल ऑल्सो एंड इट कुड जस्ट जम्प फ्रॉम वन ट्री टू अदर और क्लाइंब फ्रॉम वन ट्री टू अदर in order to talk about the locomotions. तो इसका एक बहुत हाइब्रिड फॉर्म ऑफ लोकोमोशन था. तो अगर हम इस चीज़ के बारे में बोलें, here we have something that does not exist today. So यहाँ पे हम बात किस चीज़ की कर रहे हैं? Are we talking about the fact कि जो discovered apes हैं they have been long extinct, but उसका यहाँ से कुछ रिगार्ड नहीं है. यहाँ हेयर में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट अ वेरी डिफरेंट मॉडल ऑफ लोकोमोशन. के पहले जो मॉडल ऑफ लोकोमोशन था वो क्या था कि दे वर वॉकिंग ऑन ऑल फोर्स एंड उससे साइंटिस्ट ने जो है कहीं ना कहीं ये कंक्लूजन निकाला दैट दे वर वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैव नाउ. The discovered apes may have been long extinct has got nothing to do with this particular aspect. We need to develop new fossil based models of locomotion. Yes, we do. And why?
क्योंकि जब तक हमारे को ये डिस्कवरी नहीं पता थी तब तक हम इस डिस्कवरी के मॉडल पे चल रहे थे कि जो आपके लिविंग क्वाड्रूपेड प्राइमेट्स हैं, यानी कि जो ऑन ऑल फोर्स वॉक करते हैं, कहीं ना कहीं उनसे हमारे अर्ली एंसेस्टर्स जो हैं इवॉल्व हुए होंगे. एंड दिस पर्टिकुलर डिस्कवरी was something that was very different and it is something that has been an eye opener. So that means अगर हमारे को एक different form के बारे में पढ़ना है तो हमारे को different forms of fossils को unearth करना पड़ेगा. Those types of humans do not exist anymore. Which type of humans are we talking about? It is not that इस तरह के humans आजकल exist नहीं करते हैं. हम तो इस creature के बारे में बात कर रहे हैं, इस primate, इस early ancestor के बारे में बात कर रहे हैं. Today's apes are different from those found in the recent discovery, right? Yes, they are pretty different, but दूसरी बात हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं? ये जो hair बोला है, ये hair किसको refer कर रहा है? We are talking about the field use models of motion. यहाँ पे hair is not referring to any species and any primate and how they are different. We are just talking about the locomotion as an aspect. So the correct answer for question number 4 is going to be option number 2. Question number 5 बोलता है all of the following can be inferred about Danuvius gugemos except they lived long before humans separated from their cousin that is chimpanzees and bonobos. अब ये हम इन्फर कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे को ये बोला ये एक एक्सटिंक्ट एंसेस्टर ऑफ ह्यूमंस हैं एंड ग्रेट एप्स हैं. तो यानी कि अगर हम आज के बारे में बोले, चिम्स एंड बोनोबोस के बारे में बोले, तो ये कहीं ना कहीं उससे पहले ही रह के एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, because we've been told about the Miocene epoch, that is the age. So this we can infer. They had a mixture of anatomical features that tell us about how humans started walking. Yes, उनका कहीं ना कहीं mix of anatomical feature किस चीज़ का था? Knees का and ankles का. तो ये भी हम infer कर सकते हैं. They could use their lower and hind legs equally. Yes, they could. वो अपने दोनों limbs का जो है इस्तेमाल equally कर सकते थे. यहाँ पे भी बोला है. So इसको भी हम इन्फर कर सकते हैं. They belong to the सब ऑर्डर ऑफ primates, यानी कि primates के बाद हैं, बट हमारे को क्या बताए कि उसका एक्सटिंक्ट एंसेस्टर है. एंड दूसरी बात, सब ऑर्डर को हम कहीं से भी जो है डिड्यूस नहीं कर सकते. सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5 इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4. सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा आंसर कौन सा होगा जिसको हम इन्फर नहीं कर सकते? दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4, which we cannot infer from the passage. So I hope we've understood कि जब हमारे को इतना फैक्चुअल किसी स्पीशी से रिलेटेड या कोई भी चीज़ जो बहुत साइंटिफिक टेम्परामेंट वाली होती है, उसको करने के लिए हमारे को एक टेक्निकल जार्गन में उलझने की ज़रूरत नहीं है. हमें सिर्फ उसकी एक क्रोनोलॉजी समझने की ज़रूरत होती है, जो क्रोनोलॉजी हमारे को यहाँ पे दे रखी है. दैट देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ एन इंट्रोडक्शन कि किस तरह से एक पर्टिकुलर फॉसिल को अनअर्थ किया है, उस फॉसिल के ऊपर जब पढ़ाई की गई है तो उसको क्या नाम दिया है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, एंड इस रेवलेशन ने कितने और टाइप्स के डोर्स जो हैं खोले हैं कि किस तरह से हम लोकोमोशन को समझने के लिए न्यू फॉसिल्स को अगर अनअर्थ करें तो हमें बहुत सारी चीज़ों के जो है आंसर्स मिल जाएंगे. सो आई होप दिस सेशन वाज एंगेजिंग एंड अ बिट learning and informative for you. I'll see you with yet another interesting reading comprehension. Till then, thank you.